कैबिनेट कमीशन ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसको नाम दिया स्ट्राइड, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। यानी कि भारत की जो डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, उस डेवलप होती हुई इकोनॉमी के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए आइडियाज उपलब्ध करा रहे हैं। उसी को नाम दिया गया, हाँ उसी को नाम दिया क्या, स्ट्राइड। क्या नाम दिया गया, स्ट्राइड, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, यही आपका स्ट्राइड। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा हमेशा यूजीसी के द्वारा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया स्ट्राइड। देखिए आज भी प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया है कि हम अपने थर्ड टर्म में, यानी कि जब हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश, अपना देश जो भारत है ना, वो विश्व के जो लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश हैं उनमें तीसरे नंबर पे होगा। समझ रहे हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा कि किस प्रकार से हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक स्थिति है, वो किस प्रकार से तेजी के साथ बढ़ रही हैं। तो देश की जो आर्थिक गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं, आर्थिक स्थिति लगातार बदल रही है, तो उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए रिसर्च करने हेतु इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया स्ट्राइड। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट को आप सब लोगों ने समझ लिया होगा स्ट्राइड के विषय में। आप परेशान नहीं हो, कुछ ज्यादा नहीं, आज हम लोग ना थोड़ा थोड़ा चीजों को पढ़ेंगे, ज्यादा की चर्चा आज नहीं करेंगे। देखिए स्ट्राइड के उद्देश्य के विषय में बात किया जाए कि इस प्रकार की पहल की शुरुआत करने की यूजीसी ने जो की, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले उद्देश्य आपको युवाओं की प्रतिभा की पहचान करना। क्या करना, युवाओं की प्रतिभा की पहचान करना। हमारा देश जो है ना, युवा प्रधान देश है। हमारे देश में किशोरावस्था या युवावस्था के लोग ज्यादा हैं। हमारे यहाँ की जो औसत उम्र है वो 28 से 30 साल है। देश के जो नागरिक हैं उनकी जो औसत उम्र है वो 28 से 30 साल है, यानी कि हम सब युवा की श्रेणी में आते हैं। स्ट्राइड पहल के अंतर्गत इस बात पे बल दिया गया कैसे करके हम देश के युवाओं की पहचान करेंगे, क्योंकि जो युवा कंधे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। अलग अलग प्रकार के दायित्व तो भार सहने की क्षमता उनमें होती है, ठीक है ना। बिल्कुल अनुज जी, स्वागत है, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले उद्देश्य ये बनाया गया कि हमारे देश के जो युवा हैं, इन युवाओं की प्रतिभा की पहचान करना और क्या करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना। यानी कि जो रिसर्च के काम किए जा रहे हैं उनको लगातार बढ़ावा देना, ठीक है, नए नए चीजों को प्रयोग में लेकर के आना। इसके साथ साथ जो युवा हैं उनके अंदर नई नई चीजों की क्षमता का निर्माण करना। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना, एक ऐसे रिसर्च को बढ़ावा देना जो अलग अलग संदर्भों में काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मानविकी और मानव विज्ञान के संदर्भ में विशेष ध्यान देते हुए बहुसंस्थागत नेटवर्क तथा प्रभावी रिसर्च परियोजनाओं को फंड प्रदान करना। ये दो प्रमुख उद्देश्य थे जिनकी वजह से स्ट्राइड की स्थापना की गई। आप ये कह सकते हैं कि स्ट्राइड बेसिकली क्यों स्थापित किया गया, इसलिए कि युवाओं की प्रतिभा की पहचान की जा सके और उनके प्रतिभा को पहचान करके उन्हें इस स्तर पे ले जाया जाए कि उनकी सहायता से देश की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसमें उन युवाओं के रिसर्च का योगदान सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्ट्राइड की स्थापना की गई। अब स्ट्राइड के अंतर्गत हम कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। आज ज्यादा आपको लिखना नहीं, बिल्कुल हैरान परेशान आप सब नहीं होना, ज्यादा आपको लिखना नहीं है। छोटी सी क्लास आज होगी क्योंकि आज हम केवल और केवल स्ट्राइड के विषय में ही आपके बीच में बात करने वाले। आप सबके बीच में जो चर्चा की जाएगी वो केवल और केवल स्ट्राइड की ही की जाएगी, ठीक है। चलिए, स्ट्राइड उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होंगे। अब इसका क्या अर्थ बनता है, सामाजिक रूप से प्रासंगिक होंगे। जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन, जनसंख्या एक बड़ी समस्या है भारत देश के लिए या हम सभी लोगों के लिए। जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो 4 ही बच्चे हैं ना, क्या दिक्कत है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास 4 बच्चे हैं, एडजस्ट कर लेंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्रत्येक की ऐसी स्थिति बन जाए और सभी की सोच यही हो जाए
तो देश की पॉपुलेशन क्या बहुत ज्यादा ऑलरेडी है। कई सारे आंकड़े अभी हाल फिलहाल में जनरेट किए गए, जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि देश जो है, भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला पहला देश है, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में सबसे अधिक है। तो एक जनसंख्या पॉपुलेशन जो है ना, ये क्या एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक मुद्दा है, या फिर हम कहते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार, ये क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है। अब अगर कोई भ्रष्टाचार को लेकर के कोई रिसर्च काम कर, अब इसमें रिसर्च कैसे कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में रिसर्च ऐसे कर सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर, या हम कहते हैं कि प्रत्येक ऑफिशियल लेवल पर किस प्रकार से हम इसको कम कर सकते हैं, इसको लेकर के अगर कोई तैयारी, कोई योजना बनाई जा रही है, अगर कोई स्कीम बनाई जा रही है, या कोई रिसर्च का काम किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से हम करप्शन को समाप्त कर सकते हैं, तो ये जो स्ट्राइड है, ये ऐसे ही कार्यक्रमों के लिए क्या करेगा, फंडिंग करने का काम करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक बार कमेंट कीजिए आप सब लोग, समझ पा रहे हैं स्ट्राइड के विषय में, बताइएगा। कमेंट आप लोगों के बड़े कमा रहे हैं, ऐसी क्या बात है। अच्छा, अनुज जी कह रहे हैं कम कम, क्या समस्या आ रही अनुज भाई? देखिए, यूजीसी ने एक पहल चलाई जिसको नाम दिया गया स्ट्राइड। ठीक है, अब स्ट्राइड किस लिए चलाया गया, ये मैंने आपको पीछे बताया कि उसको चलाने के उद्देश्य क्या थे। उसके उद्देश्य ये थे, चलिए काफी सारे लोग कह ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपको बताऊं जिससे चीजें आपके समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्राइड की शुरुआत क्यों की गई, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जो स्ट्राइड की शुरुआत की गई, इसको शुरू करने का जो उद्देश्य था ना, दिख रहा है आप लोगों को, तो स्ट्राइड को शुरू करने का जो उद्देश्य था, वो बेसिकली ये उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से देश के जो युवा हैं, या जो देश की युवा प्रतिभाएं हैं, उनकी हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। और देश की युवा प्रतिभाओं को पहचान करने के बाद जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकसित होती विकासशील अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, उसमें इन युवाओं का योगदान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनके योगदान को हम रिसर्च के माध्यम से कैसे उस डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ जोड़ सकते हैं। रीता पांडे जी, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं, आप पहली क्लास करे, पहला लेक्चर आपके लिए है, तो आपको ढेर सारी समस्या हो पा रही होगी, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास के बाद आप ना स्टार्टिंग से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप समझिए कि आप ना 42 लेक्चर ऑलरेडी मिस कर चुकी हैं। तो जब तक आप उन 42 को नहीं पढ़ेंगे ना, उसके पीछे की चीजों की जानकारी नहीं रखेंगे ना, तो ये चीजें कहां से समझ में आपको आएंगी। तो पहले जैसे मैंने यहाँ पे उल्लेख किया, एक शब्द लिखा यूजीसी, तो पहले तो आपको यही समझना होगा, यही जानना होगा कि यूजीसी है क्या। अब यहां जो लोग बैठे हैं आपके साथ क्लास में, वो यूजीसी के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कार्यक्रम जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड हैं, उनके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ नए नवेले कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनके विषय में लगातार आपको अवगत कराया जा रहा है। तो मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं, ऐसा आप ही नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है जो लगभग 2 महीने की क्लास को मिस कर देगा, उसके साथ ऐसी समस्या आ सकती है। तो पहले आप उन क्लासेस को देख लें, पहले उन आधारभूत बेसिक चीजों को देख लें, जो वैदिक काल, बौद्ध काल, इस्लामी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, उन सारी चीजों को आप पढ़ करके क्लास में बैठेंगे तो आई होप कि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हाँ पहले उनको समझें। नहीं रजनी, वो तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, वो तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, शोध के लिए अलग से वो आपको दिया जाता है। ये एक स्ट्राइड पहल है। स्ट्राइड पहल क्या है कि इसमें बेसिकली आप ना अपने रिसर्च पेपर को सबमिट करते हैं। क्या करते हैं, आप कोई रिसर्च तैयार करते हैं, अलग अलग माध्यमों से, कई सारे माध्यमों में आपको फंड दिया जाता है शोध कार्य के लिए। पर यहां समझिए इसमें क्या है कि आप ना अपना कोई रिसर्च पेपर तैयार करते हैं। रिसर्च पेपर तैयार करने के बाद क्या होता है कि उसको ये देखा जाता है कि आपका जो रिसर्च पेपर है ना,
वो देश और समाज के लिए किस प्रकार से वैल्यूएबल है। अगर आपका रिसर्च पेपर या जो कुछ भी आपने काम किया है वो देश और समाज के लिए वैल्यूएबल होता है, उपयोगी होता है, तो निश्चित रूप से वो यूजीसी की श्रेणी में आता है जहां वो आपको अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्ट्राइड पहल के अंतर्गत तो पहले वो क्या करते हैं, देश के युवाओं की पहचान करते हैं। ऐसे युवा जो शोध के कार्यों में इंटरेस्टेड है, रिसर्च के कार्यों में इंटरेस्टेड है, उनको पहले वो सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उनकी जो भी रिसर्च पेपर है या रिसर्च के जो काम है ना, उनको इस बिहार पे वो देखती है कि समाज में या देश की इकोनॉमी में उनका रोल किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना, तो उस बिहार पे वो बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्राइड के विषय में। एक यूजीसी की एक पहल है जिसमें शामिल उनको किया जाता है निश्चित रूप से जो कि शोध कार्यों से जुड़े होते हैं, लेकिन शोध कार्यों को ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जो समाज के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं या जो राष्ट्र की इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है ना, इस प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है इस स्ट्राइड पहल के अंतर्गत। तो पहले इसके उद्देश्य के विषय में बात की गई। दूसरी बात यह कि इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में बात किया जाए तो यह स्ट्राइड जो है ना उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होंगे। सहायता प्रदान करेगी यूजीसी आपको, लेकिन केवल ऐसे ही कार्यक्रमों, शोध कार्यक्रमों को जो सामाजिक रूप से क्या होंगे, प्रासंगिक होंगे। इंडिविजुअली किसी के लिए बेनिफिशियल की बात नहीं कर रहा है कि इंडिविजुअली वो मेरे लिए लाभदायक है तो यूजीसी आपको सपोर्ट देगी, नहीं। फंडिंग वो किस कार्यक्रम के लिए करेगी जो इंडिविजुअल ना हो करके बल्कि क्या हो, सामाजिक रूप से किसी के लिए उपयोगी हो या समाज विशेष के लिए भी उपयोगी है, तभी यूजीसी आपको फंडिंग कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे शोध की एक नई संस्कृति को विकसित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। शोध की नई संस्कृति की पहल के रूप में कैसे देखा जा रहा है, इस प्रकार से कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग भी शोध की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं और यदि उनको इस प्रकार की फंडिंग की जाएगी कि आप अपने इस काम को पूरा कर पाए, तो यूजीसी को यह लगता है कि नए नए लोग इसके अंतर्गत क्या हो पाएंगे, शामिल हो पाएंगे। उनका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होगा या अलग अलग पृष्ठभूमि से वो लोग इसमें आ सकते हैं। ये अनुसंधान क्षमता निर्माण के साथ साथ बुनियादी व अनुप्रयुक्त तथा परिवर्तनकारी अनुसंधान का समर्थन करेगा। समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही क्या करेगा, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान दे सकता है। हम क्या करेंगे, ऐसे शोध कार्यों को शामिल करेंगे स्ट्राइड के अंतर्गत जिसमें क्या है कि बुनियादी और जो अप्लाइड वाले रिसर्च है, कौन कौन से, जो बेसिक और जो अप्लाइड रिसर्च है ना, उसके साथ साथ जो परिवर्तनकारी हैं, यानी कि जो समाज में, जो देश में, जो किसी क्षेत्र विशेष में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे शोध कार्यों को ये क्या करने काम करेंगे, ऐसे ही शोध कार्यों पर इस योजना के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को शामिल करता हो अपने अंदर। फिर कह रहे हैं कि मजबूत नागरिक समाज के निर्माण हेतु नए विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं तथा विकास को समर्थन प्रदान करेगा। हमारा जो स्ट्राइड पहले यूजीसी कहती है वो किसे सहयोग और समर्थन प्रदान करेगा, जो समाज के निर्माण हेतु नए विचारों को, समाज के निर्माण के लिए नए विचारों को, नई अवधारणाओं को और नई प्रकार की प्रथाओं को समर्थन प्रदान करेगा। ऐसे ही नागरिकों के लिए या ऐसे ही लोगों के लिए स्ट्राइड पहल को क्या किया गया है, शुरू करने का काम किया गया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं आप लोग। बेसिकली देखिए है क्या, स्ट्राइड के विषय में जब आपसे पूछेगा तो इसके पूरे नाम के विषय में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि आपसे स्ट्राइड का पूरा नाम ही पूछा जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको मिल गया है। बाकी फंडिंग करने का काम करती है, लेकिन ऐसे रिसर्च काम की फंडिंग करती है जो समाज और देश के लिए क्या हो, हितकारी हो। व्यक्ति विशेष को कोई फंडिंग ये नहीं करती। ठीक है, हाँ, आप कह रही जैसे कोई वर्तमान उदाहरण है इसको बताने के लिए, हाँ, वर्तमान उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं। आप ना जल संरक्षण के विषय में बात कर लिया जाए, जैसे कि भूमिगत जल जो है उसको हम किस रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, या जो वर्षा का जल है उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसको लेकर के आप कोई शोध कार्य कीजिए, रिसर्च का काम कीजिए। तो देखिए, अगर वर्षा जल को आप पीने योग्य बनाने के लिए कोई रिसर्च काम कर रहे हैं ना, या फिर नदियों के जल को या इस प्रकार के जल को संरक्षित करने के लिए कोई शोध कार्य कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि ये शोध कार्य जो समाज के हित में होगा। अभी आप किसी के कहने पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपने रिसर्च काम किया है,
अब यदि यूजीसी को लगता है उसके सामने ये रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं, प्रस्तुत होता है, और उसे लगता है कि समाज के, देश के हित में है, तो वह इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आपको फंड प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी वो क्या करेगी, फंडिंग करने का काम करेगी, जो कि समाज के, देश के हित में काम कर रहे होंगे। ठीक है रजनी, क्लियर है? बताइएगा एक बार, आपकी कमेंट पर नजर गड़ाए हुए बिल्कुल कि अब आप समझ ही जाएं, इसके बाद ही आगे बढ़। चलिए, आप समझ गए, अच्छी बात है। ठीक है ना। तो बेसिकली एक मोटी मोटी बात आप ये समझिए ना कि ये फंडिंग करती है रिसर्च के लिए, बट उसकी एक छोटी सी टर्म्स कंडीशन है। टर्म्स कंडीशन क्या कि इंडिविजुअल नहीं, ये फंडिंग उस रिसर्च पेपर के लिए करती है, उस रिसर्च कार्य के लिए करती है बेसिकली ना, जो कि समाज के, देश के हित में होता है। अब समाज, देश के हित में अगर आप कोई रिसर्च काम कर रहे हैं तो आपको फंड प्रोवाइड किया जाए, किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और क्या चीजें इस पे है, देखिए कह इस योजना से भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए जनरली जो शोध कार्य, रिसर्च कार्य किए जाते हैं ना, वो कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में किए जाते हैं। लेकिन जब इसमें समाज के लोगों को भी जोड़ा जाएगा ना, तो कई बार ऐसा होगा कि समाज के जो लोग होंगे ना, वो जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं में भी शोध कार्य करने का काम करेंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो अपना शोध कार्य जो है वो इंग्लिश की सहायता से ही करेंगे, वो जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है या भारतीय भाषा है ना, उनका प्रयोग करते हुए शोध कार्य को करने का प्रयास करेंगे। यदि वह ऐसा कर रहे हैं तो इसका लाभ क्या है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति से वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या होगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट हो पा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति। इसके साथ साथ हमारी जो क्या है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली है ना, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा या अन्य प्रकार की भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है, तो उसमें एक प्रकार के सुधार के लिए भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। नए नए शोध कार्य किए जाएंगे, और जब नए नए शोध कार्य किए जाएंगे ना, तो उससे क्या है कि उसकी क्वालिटी में चेंज आएगा, गुणवत्ता में क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो इसकी वजह से भी इस प्रकार के कार्यक्रम को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। हमारे जो कॉलेज और विश्वविद्यालय है ना, उसमें ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है ना, इस कल्चर को मजबूत करने के लिए स्ट्राइड ने 3 बातों पर ध्यान दिया है। कितने बातों पर? 3 बातों पर, 3 घटकों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। किसके द्वारा? जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, इसमें ट्रांस डिसिप्लिनरी का मतलब है कि एक ऐसे शोध कार्य जिसको हम आसानी के साथ दूसरे पहलू में ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है ना। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कुल 3 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया है, और आज की अब शेष क्लास में हम इन्हीं 3 बातों को बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्होंने माने हैं, या कौन कौन सी बातें सबसे प्रमुखता के साथ शामिल की गई। ठीक है, पहली बात जो है वो ये है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचार को प्रेरित करने के साथ ही युवा प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। ठीक है, तो युवा प्रतिभाएं, उनकी पहचान की जाएगी। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान हेतु युवा प्रतिभाओं की पहचान व उनका समर्थन करके विविध विषयों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिए 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बात पे बल देंगे, इस बात पे ध्यान देंगे कि स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की पहचान करना और उन समस्याओं के व्यवहारिक उपयोग पर बल देना। व्यवहारिक उपयोग के साथ का अर्थ यह है कि व्यवहारिक रूप से समस्याओं के समाधान करने पर बल देना। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब भी एक बार व्यवहारिक और सैद्धांतिक का उल्लेख किया गया था। हमने कहा था कि किसी समस्या का सैद्धांतिक समाधान करने का अर्थ है कि आपने किसी सिद्धांत के आधार पर ये एक्सप्लेनेशन दे दी कि समस्या का समाधान ऐसे कर सकते हैं। पर कई बार क्या है कि समस्याओं का समाधान सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं होता है। उसके लिए हमें आपको क्या करना होता है
उसके लिए हमें आपको व्यवहारिक तौर पे प्रयोग में लेकर आना होता है। जैसे देखिए, आपका जो नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है, वो क्या है, वो थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है, अप्लाइड ज्यादा है। कई बार देखिए परिस्थितियों पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वहां ये हो जाता है कि सिद्धांतों को आपने पढ़ा हो, उसके साथ साथ उन सिद्धांतों को आप अप्लाई करना जानते हो, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के, हमारे राष्ट्र के और इसके साथ साथ किसी स्थान विशेष की जो समस्या है, उस समस्या का हमें कोई सैद्धांतिक हल नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका कैसा हल चाहिए, हमें उसका व्यवहारिक हल चाहिए, जिसको कि हम प्रयोग में वास्तव में ला सके। तो उस समस्या का जो व्यवहारिक समाधान है ना, उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर हमें रिसर्च कार्य करना होगा, शोध कार्य करना होगा। अब शोध कार्य करेगा कौन? तो हमारे जो कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में जो युवा हैं, यंग एज के बच्चे हैं, उनको हम इन चीजों के लिए प्रेरित करेंगे कि आपके आसपास जो भी ज्वलंत समस्या है, जो आपको लगता है कि नहीं आपके क्षेत्र विशेष की समस्या है, स्थान विशेष पर्टिकुलर किसी प्लेस की प्रॉब्लम है, या राष्ट्र की समस्या है, या ग्लोबल लेवल पे जैसे टेररिज्म, आतंकवाद, ये क्या है, वैश्विक स्तर की समस्या है। ये हमारे आपके किसी के घर के, जनपद के, राज्य की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये। अब इस ग्लोबल प्रॉब्लम के विषय में यदि हम कोई रिसर्च कार्य करना चाहते हैं, अच्छा आप लगातार सुन रहे होंगे रिसर्च, तो स्कैनर रिसर्च है क्या? क्योंकि अभी इस यूनिट के विषय में नहीं पढ़ाया गया आपको। तो देखिए, रिसर्च का मतलब है ना कि कुछ नया खोजना। रिसर्च का क्या है? कुछ नया खोजना, या पहले से जो ज्ञात है उसी में नया जोड़ना, दोनों को हम क्या कहेंगे? रिसर्च ही कहेंगे। रिसर्च का क्या है? कुछ नया खोजना अथवा जो पहले से ज्ञात है उसी में नया जोड़ना। तो अगर हम एग्जांपल ले टेररिज्म का, आतंकवाद का, तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब ऐसा नहीं है कि आतंकवाद के विषय में पहले शोध कार्य, बहुत सारी स्टडी की गई, जो स्टडी है वो भी एक प्रकार के रिसर्च के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारी स्टडी की गई, बहुत सारे डाटा उपलब्ध है, पेपर, रिसर्च पेपर उपलब्ध है, थीसिस उपलब्ध है। उन सबको पढ़ने देखने के बाद, जिसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, कि जब भी हम कोई रिसर्च कार्य करने जाते हैं तो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं। तो संबंधित साहित्य के, हाँ चंद्रयान 3 भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर चंद्रयान 3 जो है ना, वो थोड़ा सा साइंटिफिक है, समझ रहे हैं रजनी? चंद्रयान 3 के ऊपर रिसर्च काम हम आप नहीं कर सकते हैं। इस पे जो रिसर्च का काम है ना, हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ये साइंटिफिक है। इस पे जो वैज्ञानिक है ना, वो काम कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा टेररिज्म, आतंकवाद, आतंकवाद के ऊपर हम आप भी काम कर सकते हैं, ठीक है? पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, हम आप भी काम कर सकते हैं। अगर ये आप जानने का प्रयास करें कि हाई स्कूल स्तर पे या उच्च शिक्षा में नैतिकता की कमी बच्चों में दिखाई पड़ती है, अनुशासनहीनता की समस्या, इसको लेकर के भी आप अपना स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमें यह पता चल रहा है कि हायर एजुकेशन में बिग इश्यू इज डिसिप्लिन, अनुशासन बड़ी समस्या है, वहां पे आप बच्चों को ज्यादा अनुशासित रख नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तव में सीखने के लिए आपको इनडिसिप्लिन होना पड़ेगा। हाँ प्रतिभा, ऐसा होता है, पर कई सारी यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग रूल्स है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो 200 क्वेश्चंस देते हैं। अब उस 200 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन आपके रिसर्च के होंगे, अनुसंधान से जुड़े हुए, और 100 क्वेश्चन में बाकी जीके, जीएस और सारी चीजों को इंक्लूड कर देते हैं वो। या फिर 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोशियोलॉजी से एंट्रेंस दे रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी के हो जाएंगे। उसी 100 क्वेश्चन में आपके जो है जीएस, जीके वगैरह भी इंक्लूड कर लेगा, करंट अफेयर वगैरह सब। बाकी के 100 क्वेश्चन आपके रिसर्च के होंगे। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सब अलग अलग लेवल पे इन चीजों को तैयार कर। धन्यवाद रीता पांडे जी, पहली क्लास में आपको अच्छी अनुभूति हो रही, बड़ी अच्छी बात है। आप बाकी क्लासेस भी देख लेंगे। हाँ ऐसा ही होता है मोस्टली, लेकिन ये कि रिसर्च के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि हम क्या करते हैं, हमने टेररिज्म को हमने चुन लिया, या हमने पॉपुलेशन को चुन लिया, हमने किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को चुन लिया। अब इस पे जो हम स्टडी करेंगे ना, ऐसा नहीं कि इस पे काम नहीं, इस पे पहले से काम किया गया है, लेकिन इन सामाजिक समस्याओं को लेकर के अगर कोई युवा शोध कार्य करना चाह रहा है, तो इन चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, उसको एनकरेज किया जाएगा कि आप इस पे काम कीजिए, क्योंकि यहां से कंक्लूजन निकल सकता है
कि आगे हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना मिनिमम क्या बताया गया कि इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके कितनी फंडिंग की जाएगी, 1 करोड़ रुपए तक का फंड प्रोवाइड किया जाएगा कि यदि कोई युवा इस दिशा में काम करना चाहता है। ठीक है, तो मैंने कहा 3 बातों पे ध्यान दिया गया है स्लाइड में। सबसे पहली बात ये थी आपकी जिस पे ध्यान दिया गया है कि इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तथा नवाचारों को प्रेरित करने के साथ ही युवा प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान हेतु युवा प्रतिभाओं की पहचान व उनका समर्थन करने के विविध विषयों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण किया जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी का आपने दिया पीएचडी एंट्रेंस, बताइए। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात पे ध्यान देते हैं। ठीक, रजनी ध्यान देना, आपने कमेंट किया अभी कि सर जैसे चंद्रयान-3, तो चंद्रयान के से रिलेटेड देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रयान जो ना वो साइंटिफिक इशू है, उसमें हम आप काम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्ट्राइड पहल काम करती है ना, ये ऐसी चीजों पे काम करता है जो क्या है कि सामाजिक नवाचार, समाज में जो नई चीजें, इनोवेटिव चीजें आ रही ना, उनके लिए स्ट्राइड पहल योगदान करती है। ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर से, ठीक है, अच्छा है। तो ये जो स्ट्राइड पहल ना किसके लिए काम करती है, जो सामाजिक समस्याओं को लेकर के अपना रिसर्च कार्य करते उनके लिए काम करते। जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है, योजना के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान की मदद से समस्या निवारण हेतु कौशल बढ़ाया जाएगा। इतनी बड़ी बात, हम क्या करेंगे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो सोशल इश्यूज आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नई व्यवस्था को लेकर हम आते हैं और समाज इसके विषय में जागरूक नहीं होता है, उसके पास जानकारी नहीं होती है, तो वहां से प्रॉब्लम आने लगती है कि नहीं समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे देखिए बीच में बात की गई, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पे बल देना। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन आज तो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के मामले में, ठीक है ना, लेकिन जब भी इसकी स्टार्टिंग की गई तो हमारी आपकी आंखों के सामने डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक प्रकार से प्रमोट किया गया। आप बताइए जब डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया गया तो काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि इसके पक्ष में नहीं थे,